रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम गुलाम वंश को पढ़ा रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हम लोग इल्तुतमिश तक पढ़ाए थे। तो इसमें सबसे पहले देखें कि गुलाम वंश की जो स्थापना हुआ वह 1206 ईस्वी में ऐबक के द्वारा, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और उसके बाद हम लोग देखें कि इनके बाद जो शासक बने वह कौन बने? तो आराम शाह। कौन बने? आराम शाह। और उसके बाद देखें कि इनके बाद जो शासक बने वह कौन बने? इल्तुतमिश। कौन बने? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो शासक बनता है वह कौन बनता है? तो रुकमुद्दीन फिरोज। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब रुकमुद्दीन फिरोज बनता है तो यह एक अयोग्य शासक होता है। क्या होता है? अयोग्य शासक। देखेंगे कि यह जो रुकनुद्दीन फिरोज है इनसे शासन नहीं चल पा रहा था, तो इनको शासन चलाने के लिए इनकी जो माँ है वह मदद कर रही थी। कौन मदद कर रही थी? माँ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी जो माँ के अत्याचार है इससे दिल्ली के जो अमीर लोग थे वह काफ़ी परेशान थे। कौन थे? अमीर। दिल्ली के जो अमीर लोग थे वह काफ़ी परेशान थे और जिसके वजह से इनका विरोध करने लगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली का शासक रजिया सुल्तान को बनाया गया। रजिया सुल्तान। और यह जो रजिया सुल्तान बनी यह प्रथम महिला शासिका हुई। प्रथम महिला शासिका और अंतिम महिला भी। अंतिम महिला शासिका। यह प्रथम महिला भी हुई और अंतिम महिला शासिका कौन हुई? तो रजिया सुल्तान। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जब रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो यह जब अपने राज दरबार आते थे तो इन्होंने टोपी और कोट पहन कर आती थी। इन्होंने जब राज दरबार आती थी तो टोपी और कोट पहन कर आती थी। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पर्दा प्रथा को त्याग कर खुले मुंह राज दरबार आते थे। खुले मुंह राज दरबार आते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने घोड़े के सरदार अमीर ए आखुर मलिक जमालुद्दीन याकूत। इन्होंने घोड़े के सरदार अमीर आखुर के पद पे किसे नियुक्त किया? मलिक जलालुद्दीन याकूत को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने अल्तुनिया को भटिंडा तबरहिंद का सूबेदार या इक्तादार नियुक्त किया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने मिन्हाज उस सिराज, एक लेखक है, और इन्होंने रजिया में सभी गुण बताए। इन्हें एक शासक का सभी गुण था, लेकिन इनका जो महिला होना दिल्ली के अमीरों को पसंद नहीं था। इसी के कारण एक के बाद एक जो है षड्यंत्र रचने लगे। और इनका एक और कारण है, वह क्या है कि इन्होंने दिल्ली में जो है वह गैर तुर्क सामंत भी बनाए और इसके कारण भी इनका जो है
वह विरोध होने लगा। और इसी समय 1240 ईस्वी में सरहिंद में, कहाँ, सरहिंद में इसी अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। कब? 1240 में। 1240 में जब अल्तुनिया ने सरहिंद में विद्रोह कर दिया तो यह विद्रोह के दबाने के लिए रजिया सुल्तान वहाँ गए। और जब रजिया सुल्तान वहाँ गए तो मजबूरन रजिया सुल्तान को इसी अल्तुनिया से शादी करना पड़ा। क्या करना पड़ा? शादी। और उसके बाद जब इन्होंने शादी कर लिए तो पुनः फिर दिल्ली आने लगे। और दिल्ली जब आने लगे तो कैथल, कहाँ? कैथल के पास डाकुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके बाद जो शासक बना, दिल्ली के अमीरों ने किन्हें नियुक्त किया? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। किसे नियुक्त किया? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि गुलाम वंश की जो स्थापना हुआ वह कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। और उसके बाद जो शासक बना वह आराम शाह बना। और यह मात्र 8 महीने के लगभग शासक रहे। और उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना। और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे यह एक अयोग्य शासक था। और जब यह शासक बने तो इनकी माँ जो है इनके शासन के दौरान इनको शासन करने में मदद किए। और जब इनकी माँ मदद कर रहे थे तो खूब अत्याचार दिल्ली के अमीरों पे किए। दिल्ली के अमीर यानी कि उलेमा वर्ग के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, जिसके कारण दिल्ली के जो अमीर और उलेमा वर्ग थे उन्होंने इसका विरोध करने लगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली के राजगद्दी पर किसे बैठाए? तो रजिया सुल्तान को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो रजिया सुल्तान शासक बनी, यह प्रथम महिला शासिका कौन हुई? तो रजिया सुल्तान हुई। और अंतिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान हुई। और उसके बाद हम लोग देखें कि इसे प्रथम तुर्क महिला भी कह सकते हैं, तुर्क महिला शासिका। और इसे अंतिम तुर्क महिला शासिका भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने टोपी और कोट पहनकर अपने राज दरबार में आते थे। और इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर दिए थे, खुले मुँह राज दरबार में आते थे। और उसके बाद देखें कि इन्होंने घोड़े के सरदार अमीर आखूर के पद पर मलिक जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किए। और उसके बाद देखें कि इन्होंने अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार नियुक्त किया, जिसे इक्तादार भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मिन्हाज उज सिराज, यह एक लेखक है। और इन्होंने कहा कि रजिया को एक सुल्तान का सभी गुण था, लेकिन इनका जो महिला होना वह दिल्ली के अमीरों को पसंद नहीं था। और उसके बाद एक देखेंगे कि इन्होंने गैर तुर्क को भी सामंत बनाए, यानी कि जो तुर्क मुस्लिम नहीं था उसे भी इन्होंने अपना सामंत बनाए। और जिसके कारण दिल्ली के जो अमीर उलेमा वर्ग थे एक के बाद दूसरा जो है वह षड्यंत्र रचने लगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यही अल्तुनिया जो भटिंडा का सूबेदार बना था, और इन्होंने सरहिंद में एक विद्रोह कर दिया 1240 में। और इसी विद्रोह के कारण अंत में इसी रजिया सुल्तान को अल्तुनिया के साथ शादी मजबूरी में करना पड़ा। और उसके बाद जब इन दोनों को शादी हो गए तो पुनः फिर से दिल्ली पर वह आना चाहे। और जब यह दिल्ली पे लौट रहे थे तो कैथल के पास, कहाँ? कैथल के पास इनकी जो है दोनों की हत्या, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दिया गया। और उसके बाद देखें जब इनकी हत्या कर दिया तो दिल्ली के सिंहासन पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया गया। और यह जो है वह इल्तुतमिश के तीसरा पुत्र थे। कौन सा पुत्र है? तीसरा पुत्र है। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जब रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है तो उसके बाद जो शासक बनते हैं वह मुइजुद्दीन बहराम शाह बनते हैं। और इन्होंने 1240 ईस्वी को गद्दी पे बैठे और उसके बाद 2 साल तक रहते हैं, 42 ईस्वी तक। और इन्होंने जब रजिया की हत्या हो रही थी उस समय इन्होंने भी सहयोग किए, यानी कि जो दिल्ली के तुर्क सरदार थे, अमीर तुर्क सरदार, उनके अनुसार जो है रजिया काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण वह सभी विरोध कर रहे थे। और उसी के कारण षड्यंत्र के द्वारा रजिया की हत्या करवा दी।
और उसमें यह मोइजुद्दीन बहराम शाह का भी हाथ था। और यह मोइजुद्दीन जो बहराम शाह हैं वह रजिया के कौन हुए, तो भाई हुए। यानी कि यह अभी जो हम लोग देख रहे हैं यह इल्तुतमिश का ही खानदान चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो है इल्तुतमिश के तृतीय पुत्र है। कौन सा पुत्र, तृतीय पुत्र। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके काल में ही पहली बार मंगोल आक्रमण हुए थे, मंगोल आक्रमण। और अब मंगोल आक्रमण जो हुए और उसका जो सेनापति था वह कौन था, सेनापति कौन हुए, तो तायर। और उसके बाद देखेंगे इस समय तुर्कान ए चिहलगानी जो इल्तुतमिश शुरू किए थे उसमें एक नया पद आता है नायब का, नायब, नायब। और इसी को बोलते हैं नायब ए ममलिकात। क्या बोलते हैं, नायब ए ममलिकात। अब यहाँ से देखेंगे कि धीरे धीरे बलवन जो है वह नायब का पद ग्रहण करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी यह वजीर के पद पे है। तुर्कान ए चिहलगानी में यह कौन किसका है पद, तो तुर्कान ए चिहलगानी। और यह तुर्कान ए चिहलगानी जो इल्तुतमिश बनाए थे इसमें 40 तुर्क सरदारों का गठन था और वही राजा को सहयोग करते थे शासन चलाने में। और धीरे धीरे यह जो तुर्कान ए चिहलगानी का जो सदस्य है वह जो है वह सुल्तान कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका डिसाइड करने लगे। यानी कि जो भी इनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे धीरे धीरे उसका सफाया करते थे। तो इस यहीं से हम लोग देखेंगे कि इनके अनुसार रजिया काम नहीं कर रही थी तो रजिया का सफाया कर दिए। और उसके बाद उनका भाई मोइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके बाद जो शासक बना वह कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह। शासक कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह। और इन्होंने 1242 से 46 ईस्वी तक रहा। इन्होंने 4 साल तक दिल्ली के सिंहासन पे बैठे। और यह जो है अलाउद्दीन मसूद शाह यह इल्तुतमिश का पोता है। यानी कि यह तृतीय पुत्र था और ये पोता हुए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समय जो है वह समस्त शक्ति यही नायब के पास चली गई। समस्त शक्ति किसके पास हो गया, समस्त शक्ति तो यही नायब, नायब ए ममलिकात। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस समय बलवन जो था, बलवन क्या था, वजीर था। और जब ये वजीर था तो इन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने लगे और षड्यंत्र के द्वारा इन्हें हटाकर किन्हें, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है यह 1246 से कब तक रहे, 66 तक। और यह देखेंगे कि यह जो नसरुद्दीन महमूद है इन्होंने टोपी सीकर अपना गुजारा करते थे। टोपी सीकर अपना गुजर बसर करते थे। और इन्होंने कुरान का नकल करते थे, कुरान का नकल, यानी कि हूबहू कुरान जैसा लिखते थे और उसको मार्केट में बेचते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बलवन ने अपनी पुत्री का शादी, बलवन अपनी पुत्री का शादी इन्हीं से किया। नसरुद्दीन महमूद के साथ बलवन ने अपनी पुत्री का शादी किया। और उसके बाद देखिए जब इनका दामाद हो गए तो इन्होंने अपने ससुर को एक महत्वपूर्ण पोस्ट दे दिए और जिसका नायब ए ममलिकात, जो कि तुर्कान ए चिहलगानी का सबसे महत्वपूर्ण पद था, नायब ए ममलिकात। यह जो है तुर्कान ए चिहलगानी का सबसे महत्वपूर्ण पद था और यह किसे मिल गया, तो बलवन को। और जब बलवन को यह पद मिल गया तो समस्त शक्ति बलवन के पास आ गया। यानी कि नामात्र के यह नसरुद्दीन महमूद जो थे वह शासक थे और सारा कार्य जो कर रहे थे वह बलवन कर रहे थे। बलवन अनुभवी भी था,
यह इल्तुतमिश के काल से ही आ रहे थे, यानी कि इल्तुतमिश ने ही इनको खरीदा था। ग्वालियर अभियान के दौरान यह बलबन को कौन खरीदे थे? तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश उसी समय से यह कार्य कर रहे थे तुर्कान चिहलगानी में, तो इन्हें जो है वह काफ़ी अनुभव था कि शासन कैसे चलेगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि दिए। कौन सा उपाधि? उलुग खां। उलुग खां। और यह 1249 ईस्वी में दिए। कब दिए? 1249 में उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को दिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 1266 में नसरुद्दीन महमूद की क्या हो जाती है? मृत्यु। और यह मृत्यु हो जाती है या षड्यंत्र के द्वारा इनका मृत्यु करवा दिया जाता है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन 1266 ईस्वी में जब इनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद बलबन जो है वह स्वयं को शासक घोषित कर लेता है, क्योंकि तुर्कान चिहलगानी के जो महत्वपूर्ण पद था उस पर कौन विराजमान थे? तो बलबन थे। इसीलिए बलबन जो है, बलबन स्वयं को शासक घोषित किया। और उसके बाद देखेंगे यह जब शासक बनते हैं तो सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत अनुभव है, जब तक तुर्कान चिहलगानी रहेगा और यदि हम उसका बात को नहीं मानेंगे तो वह षड्यंत्र के द्वारा हमें मरवा देगा। क्योंकि वह पहले देख रहे थे कि कोई 2 साल शासन कर रहा है, कोई 4 साल शासन कर रहा है, उसके बाद उसकी मौत हो जा रही है। तो सबसे पहले यह तो अनुभवी थे, तो इन्होंने तुर्कान चिहलगानी को ही समाप्त कर दिए। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सभी को हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखें कि रजिया सुल्तान की जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद जो शासक बनता है वह मौजुद्दीन बहराम शाह बनता है। और इन्होंने 1240 से 42 ईस्वी तक शासन करता है। और इनके समय ही पहली बार मंगोल आक्रमण किए थे और उसका जो सेनापति था वह तायर था। और उसके बाद हम लोग देखें कि तुर्कान चिहलगानी में इसी समय एक नया पद का सृजन होता है। वह कौन सा पद है? तो नायब का, और इसी को नायब ए ममलिकात भी बोलते हैं। और यह जो पद है आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग देखें कि इनके बाद जो शासक बने वह कौन बने? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। और यह जो है इल्तुतमिश के पोता थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके समय जो है समस्त शक्तियाँ नायब यानी कि नायब ए ममलिकात के पास चला गया। यह जो है नामात्र के शासक होने लगे। और इस समय जो है बलबन जो है तुर्कान चिहलगानी में वजीर पद पे था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बलबन जब वजीर के पद पर था तो इन्होंने अपने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया। और यह जो शासक बने वह 1246 ईस्वी को बने। और उसके बाद हम लोग देखें कि यह 66 तक रहे, यानी कि पूरे 20 साल तक यह शासन किए। और उसके बाद हम लोग देखें कि नसरुद्दीन महमूद जो हैं वह 16 वर्ष की अवस्था में शासक बने। 16 वर्ष। कितने वर्ष की अवस्था में शासक बने? 16 वर्ष की अवस्था में। और यह जो अपना जीवन बसर करते थे वह टोपी सीकर जीवन बसर करते थे पहले। और उसके बाद हम लोग देखें इन्होंने कुरान का भी नकल करते थे। और उसके बाद देखें जब यह शासक बने, और इसको बनाए कौन? बलबन। इसीलिए बलबन ने अपनी पुत्री का भी शादी इसी नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिए। और उसके बाद हम लोग देखें कि जो तुर्कान चिहलगानी का जो सबसे महत्वपूर्ण पद है नायब ए ममलिकात, और इस पे बलबन को बैठा दिए नसरुद्दीन महमूद साहब, क्योंकि इनके ससुर थे। तो ससुर को दामाद ने क्या किए? बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थे वही दे दिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब ये नायब ए ममलिकात के पद पे चले गए तो समस्त शक्तियाँ अपने मुट्ठी में ले लिए। और यह नामात्र के शासक रहे नसरुद्दीन महमूद, यह हाथों के कठपुतली बनकर रहे, यह विशेष कोई काम नहीं किए, जो बलबन कहते थे वही करते थे। और उसके बाद हम लोग देखें कि यही नसरुद्दीन महमूद जो है 1249 ईस्वी को बलबन को उलुग खां की उपाधि से विभूषित किया। और उसके बाद देखें जब इनकी मृत्यु 1266 ईस्वी में हो जाती है तो तुर्कान चिहलगानी के सबसे महत्वपूर्ण पद पे, नायब के पद पे कौन थे? बलबन। तो बलबन स्वयं को शासक घोषित कर देता है। और उसके बाद
अब हम लोग अगले क्लास में बलबन से चलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले यह जो शासक का स्क्वायर है इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ऐबक जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए थे और यह जो है 1210 ईस्वी तक रहे, 1210 ईस्वी तक। उसके बाद आराम शाह बने और यह मात्र 8 माह रहे। कितने माह रहे? 8 माह। तो यहाँ से यह लगभग 1211 ईस्वी तक शासक रहे। और उसके बाद देखें कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश जो है वह शासक किए। इल्तुतमिश के बाद जो शासक बने वह रुकनुद्दीन फिरोज बने और यह एक अयोग्य शासक थे। इसके कारण इसकी माँ जो है वह शासन चला रहे थे और उसकी माँ के शासन के अत्याचार के कारण यह ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। इसकी दिल्ली के अमीरों ने इसे हटा दिए थे और यह लगभग 2-4-5 महीना तक रहे हैं। उसके बाद रजिया सुल्तान बनी और रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 ईस्वी तक शासक रहे। और उसके बाद हम लोग देखें कि मोइजुद्दीन बहराम शाह बने और यह 1240 से 42 तक रहे, यानी कि 2 वर्षों तक ये रहे। और उसके बाद देखें कि अलाउद्दीन मसूद शाह रहे और यह जो है 1242 से 46 ईस्वी तक रहे। और उसके बाद देखें कि नसरुद्दीन महमूद रहे और यह जो है वह 1246 से 1266 ईस्वी तक रहे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1266 के बाद जो है वह बलबन शासक बने। तो अगले क्लास में हम लोग बलबन से पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल पे यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें।